कैसे हैं आप लोग। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर इम्तियाज़ अहमद आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं हमारे ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर L1 कोचिंग की तरफ से। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बच्चे काफ़ी बेचैन हैं क्लास को लेकर कि क्लास स्टार्ट हुई कि नहीं हुई। एंड यस, क्लास स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग जुड़ जाइए। और जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं क्लास स्टार्ट होने का, उनसे भी कहिए कि वो लोग भी जुड़ जाएं। ठीक है, जल्दी जल्दी मैसेज कर दीजिए। तो a very very good evening to all of you, Anuj, Daksh, Shreya, Mamta, Divyanshu, and many more are there whose name is not visible right now। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर नंबर 16, जो कि आज अंतिम लेक्चर होगा हमारे इस टॉपिक का। और आज के बाद हम इस टॉपिक को बाय बाय करेंगे, केवल परमानेंटली बाय बाय नहीं करेंगे। बस ये है कि हम लोग अपने ये पहले चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, जिस पर हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया है और काफ़ी डिटेल में हमने यहाँ पर स्टडी किया है। अभिनंदन, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल्सो। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग का फाइनल लेक्चर है, लेक्चर नंबर 16, और मेरे बारे में आप जानते हैं। और पिछले क्लास में मैंने आपको क्या क्या बताया था वो भी आप जानते हैं। डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड वेपराइजेशन आपको बताया था, और साथ ही साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन के बारे में भी आपको मैंने नॉलेज दिया था कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसका यूज़ करके हम लोग इवापोरेशन के रेट को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट वन है वो है टेम्परेचर, दूसरा है सरफेस एरिया, तीसरा है ह्यूमिडिटी, और चौथा मैंने आपको विंड का भी नाम मेंशन कराया था। इन 4 फैक्टर्स के आधार पे हम इवापोरेशन को वेरिएट कर सकते हैं। जहाँ पर अगर बात किया जाए टेम्परेचर, सरफेस एरिया और विंड, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन को ये बढ़ाता है, अगर खुद बढ़ेगा तो इवापोरेशन को बढ़ाता है। और ह्यूमिडिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर ह्यूमिडिटी हाई है तो इवापोरेशन लो होता है। कैसे, ये मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था, उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। उत्कर्ष को कुछ दिक्कत है कि सर अच्छा एक बात बताइए। बिल्कुल बताइएगा, बताएंगे। ड्राई आइस बनाने में मटेरियल क्या क्या लगता है? ड्राई आइस बनाने में मटेरियल जो लगता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बस। बाकी जो है वो आपका मशीन्स लगते हैं, बड़े बड़े मशीन्स, जहाँ पर टेम्परेचर हम लोग कम कर सकें और प्रेशर को बढ़ा सकें। और केवल CO2 गैस का ही यहाँ पर यूज़ होता है, क्योंकि CO2 ही फ्रीज करके ड्राई आइस में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना पल्लवी, अभिनंदन एंड उत्कर्ष। ओके सर, मशीन कितने की आएगी? बेटा कितने की आएगी? ड्राई आइस बनाएगा क्या घर पर बैठकर? पहले पढ़ाई तो कर ले नालायक, पहले पढ़ाई तो कर। जब पढ़ाई कर लेगा, पैसा वैसा हो जाएगा, तब सोचना कितने की आएगी। अभी बता देंगे, बाद में खरीदोगे तो बाद में तो और महंगी हो जाएगी। अभी क्या फिक्र कर रहा है? ठीक है, पहले आप कॉन्सेप्ट को बनाइए। वार्म अप योर ब्रेन, गिव द रीज़न ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनफैक्ट आज का पूरा जो लेक्चर है वो वार्म अप वाला ही लेक्चर है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि आज पूरा का पूरा जो लेक्चर है वो क्वेश्चन के आधार पर ही बीतेगा। हम आपसे एक एक सवाल पूछते जाएंगे और आप आंसर देते जाइएगा। ठीक है ना, एक एक सवाल पूछते जाएंगे। दक्ष आंसर दे दिया, कितना ज़ीरो हो तो मुझे भी नहीं दिख रहा है, और बाद में मिलियन भी लगा दिया, मिलियन भी लगा दिया। चल नालायक। तो आज के लेक्चर में हम आपसे सवाल पूछते जाएंगे और आप क्या करिएगा, उसका आंसर देते जाइएगा। सबसे पहला सवाल, हाउ विल यू शो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर? क्वेश्चन को लिखते चलिए, क्वेश्चन को लिखते चलिए। हाउ विल यू शो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, कि एयर में वाटर वेपर मौजूद है, इसको आप कैसे साबित करेंगे, कैसे इसको प्रूफ करेंगे? बताइए आंसर। बहुत ही सिंपल सा आंसर देना है आपको, बहुत ही सिंपल सा आंसर। डिटेल में तो आप अपने से लिख लेंगे, कहानी लिखने में आप लोग माहिर हैं तो कहानी की बात है, पर शॉर्ट फॉर्म में बताइए कि कैसे आप साबित करेंगे कि हमारे वातावरण में, एयर में वाटर वेपर मौजूद है। सर प्लाज्मा और BC से एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल। आज का अंत इसी से होगा, ठीक है ना सुधीर?
प्लाज्मा और BEC जो है वो अंत में हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन को लिखिए और बताइए, जल्दी जल्दी बताइए नालायकों। कहानी नहीं लिखना है बालक, बस आपको क्या करना है कि एक समरी लिख के बताना है कि कैसे प्रूफ करेंगे। ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं बच्चा दक्ष, ह्यूमिडिटी तो नहीं, ह्यूमिडिटी तो आपका तो वही हो गया, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे, हम बात करेंगे कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे साबित करेंगे। सर मुझे नहीं आ रहा है, ऐसे साबित करेंगे। बस आपको क्या करना है कि एक ग्लास में आपको ठंडा पानी लेना है या फिर आइस क्यूब लेना है, बाकी काम तो ग्लास ही कर देगा। आप ग्लास में आइस क्यूब डाल दीजिए या फिर ठंडा पानी डाल दीजिए और आप देखेंगे कि ग्लास के बाहर की तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाता है। वो बाहर की तरफ जो वाटर ड्रॉपलेट्स आता है वो किस वजह से आता है? डिफ्यूजन की वजह से। क्या डिफ्यूजन अंदर का पानी बाहर डिफ्यूज़ करके जाता है? बिल्कुल नहीं, वो आता है कंडेंसेशन की वजह से। एयर में मौजूद वाटर वेपर कंडेंस फॉर्म में चेंज करके, कंडेंसेशन प्रोसेस को शो करके किस में चेंज किया जाता है? वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज किया जाता है। तो लिखेगा आंसर, बाई पुटिंग कोल्ड वाटर और आइस क्यूब, बाई पुटिंग कोल्ड वाटर और आइस क्यूब इन अ ग्लास, by putting cold water and ice cube in a glass, comma, water droplets appears outside the glass, water droplets appears outside the glass due to condensation of water vapor, due to condensation of water vapor, condensation of water vapor, that's all। बस इतना ही आप लिखेंगे और आपको आंसर पूरा का पूरा मिलेगा कि इस वजह से हम साबित कर सकते हैं कि एयर में वाटर वेपर मौजूद है। सब हम लोग इससे आंसर को अपनी वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। बिल्कुल बेटा, आपको जैसे लिखना है आप वैसे लिखिए, बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये नहीं कि राम कहानी लिख देंगे और पता नहीं चला कि कौन क्या आप बोलना चाह रहे हो। एग्जामिनेशन परेशान है कि बालक बोलना क्या चाह रहा है, ऐसा नहीं। तो आप किसी भी भाषा का इस्तेमाल करिए, किसी भी तरीके से आप लिखिए, बस मेंशन होना चाहिए कि वाटर वेपर का कंडेंसेशन होता है कब? जब हम लोग ग्लास के अंदर कोल्ड वाटर या आइस क्यूब को डालते हैं। ओके पल्लवी, समझ में आया? श्रेया आपको भी समझ में आ गया? ओके सर, गूगल से मेडल ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया पहला सवाल। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब आपकी किताबों में है। और देखिए, वाई इट इज ईजियर टू सिप हॉट टी फ्रॉम सॉसर देन फ्रॉम कप। बगल में देखिए अमिताभ बच्चन की फोटो है और अमिताभ बच्चन क्या कर रहे हैं? कप से चाय नहीं पी रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? प्लेट से चाय पी रहे हैं। कप को रखने वाली जो प्लेट होती है ना, दैट इज कॉल्ड एज सॉसर, उससे चाय पी रहे हैं। क्यों? क्या कप उनके पास नहीं थी? क्या कप उनकी टूट गई थी? या फिर कप का वो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, साफ वो करना नहीं चाहते थे? क्या ऐसा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड आता है कि अगर हम लोग, ओके देखिए यहाँ पर बहुत वाटर ड्रॉपलेट्स है। वेरी गुड, ठीक है दिव्यांशु, सही बताया। बिकॉज ऑफ इवापोरेशन फास्टर इन सॉसर, बिल्कुल सही अमरीश, एकदम सही बताया, ठीक है ना। सरफेस एरिया की वजह से, बिल्कुल सही दक्ष, सरफेस एरिया की वजह से सर, बिकॉज सॉसर में चाय पीने से चाय पहले ठंडी हो जाती है। बिल्कुल सही, क्योंकि वहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है एंड बिकॉज ऑफ द हाई सरफेस एरिया, इवापोरेशन की वजह से वहाँ पर क्या होता है? चीज़ें ठंडी होने लगती है। एक इवापोरेशन में एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि चाय हमने लिया है सॉसर पर,
जब इवापोरेशन होता है तो आपको पता है कि वेपर के साथ साथ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी निकलता है, मतलब कि हीट भी निकलेगा। अब जब चाय से हीट निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात क्या है क्या कि चाय ठंडी होनी ही होनी है। तो इस वजह से हम लोग रेट ऑफ इवापोरेशन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जल्दी से निकलने लगता है। और जब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जल्दी जल्दी निकलता है तो चाय बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। आंसर लिखेगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड सरफेस एरिया, because of the increased surface area, because of the increased surface area, more heat escapes out, more heat escapes out due to evaporation, more heat escapes out। ये बात समझिएगा, more heat escapes out due to evaporation। दक्ष सर, बच्चन सर का कब चोरी हो गया था? आपको पता होगा कि कौन सी मूवी होगी, बहुत ही फेमस मूवी थी। ठीक है, तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो जाता है। मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बात क्या बताया था कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन का रेट ज़्यादा होगा। जब इवापोरेशन तेज़ होगा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जल्दी जल्दी निकलेगा, और जब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तेज़ी से निकलेगा तो चाय जल्दी ठंडी होगी। आप भी ट्राई करिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं मुंबईया स्टाइल में चाय पीना। दैट इज़ कॉल्ड एज सिपिंग अ टी इन द मुंबईया स्टाइल। मुंबई में कुछ इस तरीके से चाय पिया जाता है। ठीक है, अगला, वाई डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन हॉट एंड ड्राई डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिकली हम लोग इसको देखते भी हैं, कि जो हमारे घर में कूलर है, पानी वाला जो कूलर होता है, दैट इज कॉल्ड एज डेजर्ट कूलर। जो कूलर है अप्रैल में और मई में वो बहुत अच्छा काम करता है, मतलब कि उसके आगे बैठ जाइए तो लगता है कि क्या सुकून भरी ज़िंदगी है, मतलब कि लाइफ का असली मज़ा तो यही है, ऐसा फील होता है। पर वहीं अगर आप बरसात के दिन में उसके आगे बैठिए, जैसे कि अभी का जो सीज़न चल रहा है उसमें आप कूलर के सामने बैठिए तो आपको लगेगा कि किस नर्क में हम बैठे हुए हैं, क्या किस बुरे हाल में हम लोग बैठे हुए हैं। एक ऐसा फीलिंग आता होगा, आता है कि नहीं आता है? आपने इसको देखा होगा, आपने इसको महसूस भी किया होगा कि गर्मी के दिन में अप्रैल मई में डेजर्ट कूलर बहुत अच्छी तरीके से हमें राहत देता है, पर बरसात के दिन में डेजर्ट कूलर बहुत ही बेकार हो जाता है। ऐसा क्यों? वेरी गुड अमरीश, बिकॉज ह्यूमिडिटी इज लेस ऑन हॉट एंड ड्राइड। अब क्योंकि ह्यूमिडिटी कम है तो इवापोरेशन तेज़ होगा, और जब इवापोरेशन तेज़ होगा तो हमें राहत ज़्यादा महसूस होगी। अब बरसात के दिन में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो इवापोरेशन रेट स्लो हो जाएगा, और जब इवापोरेशन रेट स्लो हो जाएगा तो हमें लगेगा कि नर्क वाली फीलिंग हमें महसूस होती है। वेरी गुड, आंसर लिख लीजिएगा, ड्यू टू ह्यूमिडिटी। ड्यू टू ह्यूमिडिटी, इसको आप अपने से एक्सप्लेन कर लीजिएगा, हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ये आप लोग अपनी तरीके से लिखिएगा, आप बेटर वे में समझते हैं सब कुछ। बिकॉज बरसात में हवा में नमी बढ़ जाती है, बिल्कुल सही ममता, बरसात में हवा में नमी बढ़ जाती है। अगला, वाई वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ्स इन हॉट समर डे। ये भी है कि हॉट समर डे में कॉटन क्लॉथ का हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। पॉलीस्टर, सेमी सिंथेटिक फाइबर या फिर सिंथेटिक फाइबर का हमें अवॉइड करना चाहिए। कॉटन इज़ द बेस्ट ड्रेस टू बी वेयर इन हॉट एंड ड्राई इन समर डेज। ऐसा क्यों? वेरी गुड अमरीश, एकदम सही। बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स दिस स्वेट, बहुत अच्छी तरीके से क्या करता है, स्वेट को एब्जॉर्ब करता है। केवल स्वेट को एब्जॉर्ब करना उसका काम नहीं होता है, वो स्वेट को
एयर के कांटेक्ट में लेके आता है, और जब एयर के कांटेक्ट में स्वेट जाता है तो इवापोरेशन होने लगता है, तो इस वजह से हमें वहाँ पर ज़्यादा राहत महसूस होती है। अक्षय ने कुछ बोला है, इन हॉट एंड ड्राई व्हेन ह्यूमिडिटी इज लेस देन रेट ऑफ इवापोरेशन इज हाई, बिल्कुल सही। विच मेक्स वाटर कूल एंड हेंस एयर मूविंग थ्रू, बिल्कुल सही बेटा, सही बताया। सर तो क्या आज के मौसम को क्या बोलेंगे? आज का मौसम जो है ना उमस भरा है, यहाँ पे तो मुझे उमस लग रही है, आज काफ़ी उमस है, बरसात का हम इंतज़ार कर रहे हैं। सर सूख जाता है एयर से स्वेट सूख जाता है। चल तो लिखिएगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से लिखिएगा कि कॉटन आर बेटर एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट, कॉटन आर बेटर एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट and they help in its evaporation, and they help in its evaporation, और उनके इवापोरेशन में काम भी करता है। जैसे कि आप बरसात के दिन गर्मी के दिन में अगर आप सिंथेटिक फाइबर का इस्तेमाल करिए, पॉलिस्टर, आपकी स्किन जो है एकदम बर्बाद हो जाएगी, उसमें बहुत सारे तरीके का वहाँ पर इन्फेक्शंस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्वेट इवापोरेट नहीं कर रहा है, और स्वेट जो है बैक्टीरिया ग्रोथ को बढ़ावा दे देता है, इस वजह से वहाँ पर काफ़ी स्किन प्रॉब्लम होने लगती है। सर वीडियो बार बार पॉज हो रहा है, रिवाइज अक्षय वीडियो को आप रिफ़्रेश करिएगा, पॉज होना बंद हो जाएगा। सर मेरे यहाँ बारिश हो रही है, मेरे यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही है। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग फोकस करते हैं, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कॉटन आर द गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट एंड द हेल्प्स इन इट्स इवापोरेशन, एंड द हेल्प्स इन इट इवापोरेशन। बस इतना, बाकी तो आप समझते हैं, बाकी तो आप समझते हैं। ओके बच्चा, अगला सवाल, सवाल लिखते रहिएगा बच्चा। वाई पर्सपिरेशन इज आवर बॉडीज मेथड टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बताइए। पर्सपिरेशन, पर्सपिरेशन का मतलब है इवापोरेशन ऑफ स्वेट, दैट इज कॉल्ड एज इवापोरेशन ऑफ स्वेट। पर्सपिरेशन का मतलब क्या होता है? इवापोरेशन ऑफ स्वेट, स्वेट का इवापोरेशन, पर्सपिरेशन। तो पर्सपिरेशन इज आवर बॉडीज मेथड टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर। ऐसा क्यों? इसको समझना है कि गर्मी के दिन में हमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है और ठंड के दिन में हमें स्वेटिंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो अच्छी तरीके से जानती है कि कैसे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है। आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग्स आर द वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड, दो तरह के एनिमल होते हैं, एक होते हैं वार्म ब्लडेड और दूसरे होते हैं कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड में हम मैमल्स आते हैं और बर्ड्स आते हैं, एवीज आते हैं, एवीज बर्ड या फिर मैमल्स। और वार्म ब्लडेड एनिमल में सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है उनका बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। अगर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो बॉडी को बहुत घातक प्रभाव छोड़ के जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब भी हमें बुखार चढ़ता है तो डॉक्टर सबसे पहले बोलता है कि इसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल करिए, उसका यही रहता है। तो वो पैरासीटामोल देता है, कालपोल देता है और बोलता है कि हर 8 घंटे में या फिर हर 6 घंटे में इसको देते रहिए। क्योंकि अगर हमारे बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा डिफ़र कर जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, 38 पे चला गया उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं करेगा, पर जैसे ही ये 39 पे जाएगा तो हमारी बॉडी जो है वो काफ़ी डैमेज होने लगता है, बॉडी को काफ़ी डैमेज होने लगता है। तो तुरंत उस 39 को 37 पर लेके आना होता है, तो हम लोग दबा देते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, टेम्परेचर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, कोई आपको बताएगा नहीं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं और ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज 37 डिग्री सेल्सियस।
37 डिग्री सेल्सियस पर हमारी बॉडी के जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जो कि हमें लाइफ प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो एंजाइम से होते हैं। एंजाइम अच्छा है तो हमारी बॉडी अच्छी तरीके से काम करेगी, एंजाइम अच्छा नहीं है तो हमारी बॉडी जो है वो अच्छी तरीके से काम नहीं करेगी। एंजाइम को चाहिए क्या, एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर, और वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है कितना, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस पर हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं सब बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है या टेम्परेचर घटता है, दोनों ही केस में, केवल बढ़ने पर नहीं घटने पर भी, दोनों ही केस में क्या होता है कि एंजाइम काम करना बंद करने लगता है। अब जब एंजाइम काम करना बंद करने लगेगा तो हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस भी नहीं होंगे, और जब हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे तो इसकी वजह से वहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, कोमा में जा सकता है इंसान या फिर डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसी को हमें बचाना पड़ता है। अब हमारी बॉडी भी जानती है कि अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है तो बॉडी उसको नॉर्मलाइज करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गर्मी का एकदम दिन है, प्रचंड गर्मी है, तेज़ गर्मी है, बाहर का टेम्परेचर जो है 50 पर पहुंच गया, एकदम 50 छूने वाला है, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37। तो ये है कि वहाँ पे 50 है, यहाँ पे 37 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हीट जो है हाई बॉडी से लो बॉडी पर जाती है। मतलब कि बाहर से हमारी बॉडी पर हीट आएगी, हमारी बॉडी को भी गर्म करना चाहेगा, तुरंत हमारी बॉडी भाग जाती है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है बॉडी का, तो इस बॉडी के टेम्परेचर को कम करना है। तो बॉडी तुरंत क्या करते हैं, स्वेटिंग को प्रोड्यूस करता है, ढेर सारी स्वेट निकलता है। अब जब स्वेट निकलता है तो उसका इवापोरेशन होगा, और जब इवापोरेशन होगा तो वहाँ पर क्या निकलेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जो हीट बाहर से हमारी बॉडी में आ रही है, एनवायरनमेंट से जो हमारी बॉडी में आ रही है, वो हीट क्या हो रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में वापस बाहर निकल रही है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हुआ रहता है। बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है बेटा, मेंटेन हुआ रहता है। दैट इज़ द वे बाय विच आवर बॉडी मेंटेन्स नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। आपने देखा होगा कि अगर टेम्परेचर आपकी बॉडी का, जैसे कि फ़ारेनहाइट में नापते हैं ना, 98.6 इज़ द नॉर्मल, जैसे ही 100 क्रॉस करता है डॉक्टर बोलता है कि तुरंत इसको क्या, पैरासीटामॉल दीजिए, और इसके माथे पर वो पट्टी लगाते हैं, पानी से भीगा हुआ पट्टी लगाते हैं। क्यों माथे पर क्यों लगाते हैं, वैसे बॉडी पर भी करते हैं पर माथे पर सबसे पहले करते हैं, सर को ठंडा बनाते हैं, क्योंकि अगर सर का टेम्परेचर बढ़ा तो सर के अंदर जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देगा, और जब दिमाग काम करना बंद कर देगा तो इंसान पागल हो जाएगा। आप पागल मत होइएगा, ठीक है। समझ में आई बात, सबको समझ में आ गया ना। अब जैसे ठंड में भी क्या होता है कि ठंड में कड़क ठंड पड़ गई है, एकदम ज़बरदस्त ठंड पड़ गई है, बाहर का टेम्परेचर 0 टच करने वाला है। बनारस में तो यही होता है, हमारे 5 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री ऐसा होता है, 0 टच करने वाला है, टेम्परेचर काफ़ी कम है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तो वहाँ पर क्या होता है, बॉडी से टेम्परेचर बाहर निकल रहा है, हीट बाहर निकल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, पर बॉडी चाहती नहीं कि टेम्परेचर कम होगा, तो हम लोग तुरंत क्या करते हैं, रजाई में घुस जाते हैं, चलो सोया जाए, ठंडी बहुत है रजाई में घुस जाते हैं, या फिर क्या बोलते हैं कि हीटर ऑन कर लेते हैं, रूम को एकदम गर्म कर लेते हैं, या फिर अगर कुछ भी नहीं है तो हमारी बॉडी एकदम सिकुड़ जाती है, और उसमें क्या होता है, एकदम हीट को कंजर्व करने लगती है, एकदम सिकुड़ जाती है, हम ठिठुरने लगते हैं। ठिठुरने से क्या होता है, हीट निकलती है, ठिठुरने से क्या होता है, हीट निकलती है। समझ में आई बात ये सब, ओके। जब मैं छोटा था तो बहुत ठंडी में तो एकदम रजाई में ही घुसा रहता था, लेट से उठना, जल्दी सोना, पूरा टाइम एकदम घर ही में रहता था, कमरे में एकदम बंद। बिल्कुल दिव्यांशु पूछ रहे हैं कि सर बॉडी से पूरा हीट निकल जाएगा तो क्या होगा, सोच सकते हैं कि क्या होगा, इंसान वहाँ पे इंसान ही नहीं रहेगा, he will be dead। उत्कर्ष पूछ रहे हैं कि सर क्या हीटर नुकसानदायक है, इसके ऊपर तो मिक्स कमेंट रहता है।
कुछ लोग इसको फायदेमंद भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको नुकसान भी बोलते हैं। चलिए अगला सवाल है, इन समर वाई वाटर इज केप्ट इन अर्थन पॉट। मटका में हम लोग क्यों रखते हैं समर के दिन में? जैसे कि इस बार तो समर के सीज़न में मैंने भी कभी भी एकदम पूरे के पूरा समर सीज़न में, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, पूरे 3 महीने में मैंने फ्रिज का पानी एकदम नहीं पिया था। हम केवल मटके का पानी पी रहे थे, मटके का पानी पी रहे थे और काफ़ी अच्छा भी था। तो मटके में ऐसा क्या होता है? बिकॉज ऑफ द इवापोरेशन। आपको पता है कि मटका किससे बनता है? मटका जो बनता है वो सैंड और क्ले से बनता है। उसका मिक्सचर होता है फिक्स प्रोपोर्शन में, सैंड और क्ले से बना रहता है। अच्छा, दिव्यांशी पूछ रहे हैं कि पिछले क्वेश्चन का आंसर राइट बोल दीजिए। चलिए पिछले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं, लिखिएगा। ड्यू टू इवापोरेशन ऑफ स्वेट, ड्यू टू इवापोरेशन ऑफ स्वेट our body loses excess heat. Due to evaporation of sweat, our body loses excess heat, and hence body temperature is maintained, and hence body temperature is maintained. Due to evaporation of sweat, excess heat is released and hence our body temperature is maintained। ठीक है। अगला पॉट, जो पॉट की हम लोग बात कर रहे हैं, पॉट में क्ले और सैंड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उसमें जो होता है, जब भी हम लोग मटका खरीद के लाते हैं तो अगर ध्यान से देखेंगे उस मटके में जो होता है बहुत ही माइन्यूट पोर्स होते हैं और उन माइन्यूट पोर्स की वजह से पानी जो होता है वो बाहर की तरफ आता है। जब पानी बाहर की तरफ आता है तो उसको एटमॉस्फेयर मिल गया और एटमॉस्फेयर में आने की वजह से क्या होगा? इवापोरेशन होगा और उस इवापोरेशन की वजह से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बाहर निकलेगा। जब हीट बाहर निकल रहा है तो मटके के अंदर रखे हुए पानी का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा और इस वजह से पर मटके में जो पानी रखा हुआ है वो ठंडा हो जाता है और हमें पीने में आनंद ही आनंद आता है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं क्या क्या सब लिख रहे हैं। सर हीटर को जला के डोर बंद क्यों नहीं करना चाहिए? ममता पूछ रहे हैं कि सर हीटर को जलाकर, बेटा हीटर को नहीं, हम लोग वहाँ पर बोलते हैं कि क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, हम लोग उसको बोलते हैं बोरसी, जैसे कोयला जलाते हैं। तो ये कहावत होती है कि अगर आप ठंड के दिन में घर के अंदर अगर आपने कोयला जलाया हुआ है गर्म करने के लिए, कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, कुछ भी अगर आपने जलाया है तो दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए, खिड़की खुली रहनी चाहिए और ख़ासकर सोने से पहले उस हीट आग को, कोयले की आग हो या फिर लकड़ी की आग हो, उसको बंद करना चाहिए या फिर घर के बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमने डोर को क्लोज कर दिया तो ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो लिमिटेड हो जाएगा। जब ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो गई तो कंबशन प्रोसेस इनकम्प्लीट हो जाएगा और इनकम्प्लीट कंबशन का जो प्रोडक्ट होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है एंड द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज पॉइजनस फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए काफ़ी खतरनाक है, मतलब कि इतनी खतरनाक है कि हमें पता भी नहीं चलता है और हम गहरी नींद में सो जाते हैं। गहरी नींद, एकदम गहरी नींद, समझ रहे हैं ना कौन वाली गहरी नींद की हम बात कर रहे हैं? डेड। तो हमने बहुत सारे केसेस पहले हमने ये भी सुना था कि घर के अंदर लोग ठंड के दिन में हमने सुनते थे कि घर के अंदर लोग आराम से रात में सोए और सुबह देख रहे हैं कि पूरी की पूरी फैमिली जो है वो डेड पाई गई है बिकॉज ऑफ दी फायर, बोन फायर, बिकॉज ऑफ दी बोन फायर। ठीक है ना, ओके। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, समझ में आया ममता? तो लिखिएगा, इन अर्थन पॉट ड्यू टू माइन्यूट पोर्स, इन अर्थन पॉट ड्यू टू माइन्यूट पोर्स evaporation of water takes place, evaporation of water takes place and
and hence water gets cooled, and hence water gets cooled. And hence water gets cooled. And hence water gets cooled. ठंडा हो जाता है. In earthen pot due to minute pores, in earthen pot due to minute pores, evaporation takes place, and hence water gets cooled. And hence water gets cooled. अगला सवाल, why we sprinkle water on home roof during summer? गर्मी के दिन में हम लोग खासकर ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं छत पर पानी फेंक देते हैं या फिर गली में पानी फेंक देते हैं. ऐसा क्यों? सेम रीज़न, इवापोरेशन वाला ही रीज़न है कि वहाँ पर जब पानी फेंकेंगे गर्मी के दिन में तो इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन से हीट बाहर निकलेगी, जिसकी वजह से सरफेस जो है, चाहे हम रूफ के सरफेस की बात करें, चाहे हम रोड के सरफेस की बात करें, गली के सरफेस की बात करें, वो सब क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाता है और हमें क्या मिलता है? राहत महसूस होती है. ये अपने से नोट कर लीजिएगा, बिकॉज ऑफ द इवापोरेशन. नोट कर लीजिएगा, बिकॉज ऑफ द इवापोरेशन. अक्षय सर, क्या मेरा कमेंट शो कर रहा है? बिल्कुल शो कर रहा है बेटा, पर इतने सारे बच्चे धड़ाधड़ कमेंट कर रहे हैं कि कुछ कमेंट जो है मिस हो जा रहा है. तो बिकॉज ऑफ द इवापोरेशन इट बिकम्स कूलर. वेरी गुड बच्चा. ममता, अनुज, एकदम सही बात है. सब कुछ रीजन सब वही है बेटा, इवापोरेशन वाला ही रीजन सब चल रहा है. वाई वी फील कूल व्हेन अल्कोहल और पेट्रोल फॉल्स ऑन आवर हैंड? कि जब हमारे हाथ पर अल्कोहल या पेट्रोल गिरता है, एक ड्रॉप गिरा दीजिए, देखिए ठंडा ही ठंडा लगने लगता है. ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द इवापोरेशन. इवापोरेशन की वजह से. कैसे? अल्कोहल और पेट्रोल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है या उसका जो इवापोरेशन का जो रेट होता है वो काफ़ी तेज़ होता है. रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ अल्कोहल एंड पेट्रोल इज़ फास्ट, जिसकी वजह से इवापोरेशन तेज़ी से होता है. और जब तेज़ी से इवापोरेशन होता है तो हीट भी जल्दी जल्दी निकलती है, और जब हीट जल्दी निकलेगी तो वहाँ पर ठंडा हमें महसूस होगा. ठीक है सर, जो पूरा बोतल लेते होंगे, हाँ, उसके बारे में तो मुझे नहीं पता. ठीक है, ड्यू टू इवापोरेशन लिख लीजिएगा. इन केस ऑफ अल्कोहल एंड पेट्रोल रेट ऑफ इवापोरेशन इज फास्टर. इन केस ऑफ अल्कोहल एंड पेट्रोल रेट ऑफ इवापोरेशन इज फास्टर. Rate of evaporation is faster and hence we feel cooler. And hence we feel cooler. And hence we feel cooler. And hence we feel cool. अब स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे प्लाज्मा, प्लाज्मा के बारे में हेडिंग डालिएगा. प्लाज्मा, थोड़ा सा प्लाज्मा और थोड़ा सा बीसी. ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जानना है, बस थोड़ा बहुत जानना है क्या होता है प्लाज्मा और क्या होता है बीईसी. तो हेडिंग डालिएगा प्लाज्मा. प्लाज्मा सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि प्लाज्मा होता क्या है. व्हाट इज अ प्लाज्मा? तो सॉरी, मैं कुछ था ही नहीं. तो प्लाज्मा के बारे में अगर बात किया जाए तो लिखिएगा इट इज अ सुपर हीटेड स्टेट. नोट करिएगा डेफिनेशन. प्लाज्मा इज अ सुपर हीटेड स्टेट. अक्षय सही. प्लाज्मा के बारे में लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा प्लाज्मा. मैं बोल रहा हूं, नोट करिए. लिखिएगा इट इज अ सुपर हीटेड स्टेट इन विच matter is present in which matter is present in ionic form. Matter is present in ionic form. It is a superheated state
इन विच मैटर इज प्रेजेंट इन आयनिक फॉर्म। अगर आयनिक फॉर्म में है तो इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा अनुज, ठीक है। प्रेजेंट इन आयनिक फॉर्म, मैटर जो है एकदम आयनिक फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? आयनिक फॉर्म में पाया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे? एग्जाम्पल में लेंगे हम हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो किस फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा? गैस के फॉर्म में। और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम लिखते हैं H2। जब इस H2 जो कि किस फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में है, इसको अगर हम लोग हीट करें, थोड़ा सा हम लोग जब हीट करेंगे, जब हम लोग हीट करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम का फॉर्मेशन होगा। किसका बेटा? हाइड्रोजन एटम का फॉर्मेशन होगा। और ये सारे के सारे हाइड्रोजन एटम अभी भी किस फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में। तो हाइड्रोजन एटम का फॉर्मेशन हो रहा है, वो भी किस फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में। मतलब कि अभी भी गैस के फॉर्म में है। हमने बस क्या किया? दोनों हाइड्रोजन एटम को अलग अलग कर दिया, दोनों हाइड्रोजन एटम की दोस्ती को हमने तोड़ दिया, थोड़ा सा हीट करके, थोड़ा सा उसको गुमराह करके। हीट करना मतलब क्या हुआ? गुमराह करके। पहले दोनों हाइड्रोजन एटम क्या था? भाई भाई थे, एकदम चिपके हुए थे। हम दोनों भाई भाई, जय और वीरू की जोड़ी। और हमने क्या किया? उसमें हीट पैदा कर दिया, हमने उसमें हीट दे दिया, दरार डाल दिया। तब जैसे ही हमने हीट दिया, दोनों की दोस्ती टूट गई और दोनों क्या हो गए? अलग अलग फॉर्म में हो गए। पर अभी प्लाज्मा नहीं बना है। जो हाइड्रोजन एटम यहाँ पर है, इस हाइड्रोजन एटम को फिर हम लोग एक्सेस हीट देते हैं, ढेर सारा यहाँ पर क्या करेंगे? हीट देंगे। और इस एक्सेस हीट की वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन होगा और इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा। दैट सुपर हीटेड स्टेट, दिस इज कॉल्ड एज सुपर हीटेड स्टेट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। जो कि यहाँ पर आयंस के फॉर्म में है, आयंस और इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ये पाया जाता है, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में पाया जाता है। तो दैट इज द सुपर हीटेड स्टेट है। सुपर हीटेड स्टेट, गर्मी बड़ी ज़्यादा है, टेम्परेचर काफ़ी हाई है, तो इस वजह से यहाँ पर दोस्ती पहले टूटी और बाद में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन भी निकल के भाग जाता है। इलेक्ट्रॉन भी निकल के क्या हुआ? भाग गया। अब कंडीशन को देखेगा कि ये सारा का सारा जो चीज़ हो रहा है, एक्सेस हीट का मतलब काफ़ी ज़्यादा हीट, हमने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर हमने इसको हीट कर दिया। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के बारे में अभी मत सोचिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये है कि हमने ढेर सारी हीट दे दिया है, जिसकी वजह से सब कुछ टूट गया। अब इम्पॉर्टेंट क्या है? कंडीशन। हमने यहाँ पर हीटेड कंडीशन मेंटेन किया था, तब जाकर प्लाज्मा बना है। अब सवाल ये है कि अगर हम लोग हीट को कम कर दें, ठंडा कर दें, तब क्या होगा? अगर हम लोग हीट को कम करें तो रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और जब रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट होगा तो फिर से आपका क्या हो जाएगा? H2 का फॉर्मेशन होगा। मतलब कि ठंडा करने पर इलेक्ट्रॉन जो है फिर से H+ में जाके जुड़ जाएगा, जुड़ के क्या बनाएगा? हाइड्रोजन एटम। और जो हाइड्रोजन एटम है फिर से दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ के क्या बनाएगा? H2 का फॉर्मेशन करेगा। मतलब कि प्लाज्मा स्टेट जो है वो रिवर्सिबल होता है। गैस को आप प्लाज्मा में कन्वर्ट कर सकते हैं, वापस प्लाज्मा क्या करेगा? गैस में कन्वर्ट कर सकता है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। ये आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आया बच्चा? प्लाज्मा क्या होता है? इट इज सुपर हीटेड स्टेट in which matter is present in ionic form, जैसे कि जो हमारा सन है और जो स्टार्स हैं वो प्लाज्मा स्टेट में है,
लिखिएगा, स्टेट ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सन एंड स्टार्स आर प्लाज्मा या इज प्लाज्मा। फिजिकल स्टेट ऑफ सन एंड स्टार इज प्लाज्मा। फिजिकल स्टेट ऑफ सन एंड स्टार इज प्लाज्मा। सन स्टार जो है वो नेचुरल प्लाज्मा स्टेट में पाया जाता है क्योंकि वहां पर हीट काफी ज्यादा होता है। सुपर हीट बेटा, अलग अलग सब्सटेंस का सुपर हीट कंडीशन अलग अलग होता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चा, एकदम इम्पोर्टेंट नहीं है, कहीं पर दिया भी नहीं है, कभी पूछता भी नहीं है। देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। फालतू में इस पर हम लोग क्यों माथापच्ची करें। प्लाज्मा, तो अगर हम लोग नेचुरल प्लाज्मा स्टेट की बात करें तो एग्जांपल आ जाता है सन एंड स्टार। आर्टिफिशियल प्लाज्मा स्टेट भी हम लोग बनाते हैं, जैसे कि हमारे गली मोहल्ले में भी हमें प्लाज्मा स्टेट देखने को मिलता है, आर्टिफिशियल प्लाज्मा स्टेट। जैसे कि यहाँ पे दो नाम आता है, एक नाम आता है हीलियम बल्ब, आपने सुना होगा, शादी समारोह में हीलियम बल्ब का बड़ा इस्तेमाल होता है, हीलियम बल्ब। और दूसरा होता है नियॉन साइन। नियॉन साइन आपने देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट के पर्पस में रोड पर जाइए, देखिए वहाँ पर एकदम चमकदार जो है वो लाइट लगी रहती है, वो नियॉन साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो हीलियम बल्ब बल्ब की तरह होता है, हीलियम उसके अंदर पड़ा रहता है, और दूसरा होता है नियॉन साइन। अब इसमें भी क्या होता है कि ये सब आपका प्लाज्मा स्टेट में होता है, और इसको प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, हीट नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे काम करता है, एनर्जी यहाँ पे काम करता है। हीट में है क्या, एनर्जी है, तो अगर हमने एनर्जी किसी भी फॉर्म में दे दिया तो प्लाज्मा स्टेट का फॉर्मेशन होगा। तो एनर्जी देने का एक और तरीका है अपार्ट फ्रॉम हीट इज द इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से भी प्लाज्मा स्टेट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीलियम बल्ब, हीलियम बल्ब के अंदर होता है हीलियम गैस। क्या होता है बेटा, हीलियम गैस। और जब हमने उसको स्विच ऑन नहीं किया है तो हीलियम गैस नॉर्मल स्टेट में है, कोई भी लाइट नहीं निकलती है। पर जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, धड़ाधड़ ढेर सारी इलेक्ट्रिसिटी पास होना स्टार्ट किया, और इस ढेर सारी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ढेर सारी एनर्जी की वजह से हीलियम गैस का आयनाइजेशन होने लगता है। हीलियम गैस क्या होता है, आयन में कन्वर्ट करने लगता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर इक्वेशन लिखें तो देखिए इक्वेशन कुछ ऐसा रहेगा, हीलियम है, हीलियम में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, क्या बच्चा, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा He2+ मिलेगा। क्यों 2+ मिलेगा वो मत सोचिए, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका ग्लो नहीं करता है, और ये क्या करने लगेगा बेटा, ये ग्लो करने लगेगा, दैट विल ग्लो। तो हमने लाइट ऑन किया, ग्लो होने लगा, क्यों, प्लाज्मा स्टेट बन गया। जैसे ही हमने लाइट ऑफ किया, मतलब कि एनर्जी देना बंद किया, फिर क्या होगा, हीलियम आयन जो है इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़कर हीलियम गैस का फॉर्मेशन कर देगा, ग्लो होना बंद हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेगा। अब दिव्यांशु पूछ रहे हैं कि सर ये इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेगा। बेटा आपको पता होना चाहिए कि एटम के अंदर 3 चीज़ें होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर भागता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कभी भी नहीं निकल के भागता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और न्यूक्लियस के बाहर जो रहता है इलेक्ट्रॉन, वही निकल के भागता है जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। समझ में आया दिव्यांशु, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल सही अमरेश, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसी को बोलते हैं। सबको समझ में आया, कोई डाउट है तो पूछिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, नोट कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो पूछिए, किसी को भी कोई डाउट है अब पूछिए, क्योंकि ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाला है। सर बस इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकलता है। अब देखिए कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकलता है। असल में अगर हम बात किया जाए तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो सब बहुत ही मजबूती के साथ बंधे हुए हैं, उनको हम लोग नहीं निकाल सकते। उनके बीच में जो दोस्ती है वो बहुत ही तगड़ी वाली दोस्ती है, तो उसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं।
न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दोस्ती होती है वो कमज़ोर होती है। एनर्जी दीजिए, इलेक्ट्रॉन जो है गुमराह होकर निकल के भाग जाता है, जैसे कि यहाँ पर। तो एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। बस यही बात समझिएगा। डिटेल में तो आप लोग बाद में पढ़ोगे ही पढ़ोगे। बाकी सारे बच्चे बताएं। ओके बच्चा, चलिए बीईसी पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि बीईसी क्या है। मूविंग टू बीईसी, हेडिंग डालिएगा बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस ने सोचा था, आइंस्टीन ने कॉन्सेप्चुलाइज किया था, बनाया था किसी और ने। बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय सत्येंद्र नाथ बोस। हमारे इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस जी ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था कि कुछ ऐसा भी स्टेट पॉसिबल है। इन्होंने केवल सोचा था कि हो सकता है, कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। और जब इनका कॉन्सेप्ट मिला था अल्बर्ट आइंस्टीन को, तो उन्होंने इसको प्रेडिक्ट किया था कि वाकई में ऐसा हो सकता है। उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन जी जो थे वो कैलकुलेशन के मामले में काफ़ी महान थे। वो कैलकुलेशन बहुत तेज़ी से करते थे और इस कैलकुलेशन के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चंस का वो जवाब भी देते थे। जैसे कि बोस जी का जो सवाल था कि ऐसा भी हो सकता है, उसका जवाब कैलकुलेशन से किसने दिया था? सत्येंद्र नाथ बोस ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, कि हाँ ऐसा होगा। और अगर बात किया जाए कि किसने बनाया था, तो 3 साइंटिस्ट का नाम आता है जिन्होंने प्रैक्टिकली इसको अचीव किया था। नेम इज कॉर्नेल, कैटरले एंड वीमैन। दीज आर द 3 साइंटिस्ट हु फर्स्ट प्रिपेयर्ड बीईसी, जिन्होंने सबसे पहली बार बीईसी बना के दिखाया था कि यही बीईसी होता है। बिल्कुल बच्चा, ट्यूबलाइट में भी हम लोग बोल सकते हैं कि प्लाज्मा स्टेट होता है, ग्लो करने लगता है। इलेक्ट्रिसिटी दिया तो अंदर की जो गैस होती है वो आयन में कन्वर्ट करके ग्लो करने लगता है, बोल सकते हैं बच्चा। ठीक है, वीडियो इज क्लियर सर? बेटा वीडियो तो क्लियर है ही है। बिल्कुल, आयन, ION सर, वीडियो इज क्लियर। व्हाट इज बीईसी? ठीक है ना। तो ये हो गया बीईसी। दैट वाज गिवन बाय, कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय सत्येंद्र नाथ बोस, प्रेडिक्टेड बाय अल्बर्ट आइंस्टीन एंड प्रैक्टिकली अचीव्ड बाय कॉर्नेल, कैटरले एंड वीमैन। अब क्या होता है बीईसी, उसके बारे में लिखेगा बीईसी के बारे में। इट इज सुपर कूल्ड स्टेट ऑफ मैटर। इट इज सुपर कूल्ड स्टेट ऑफ मैटर। It is a supercooled state of matter. It is a supercooled state of matter. Supercooled state of matter in which particles are present in a different form. In which particles are present in a different form. In which particles are present in a different form. पार्टिकल्स जो है डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कि वहाँ पे GIF देखिएगा, थोड़ा सा हल्का GIF है पर थोड़ा सा क्लियर है। GIF में आप देखिएगा सबसे पहले ये सब पार्टिकल है। जब इसको और भी ज़्यादा ठंडा कर रहे हैं तो पार्टिकल अपना शेप को डिफर कर लेता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बीईसी। देखिए छोटे छोटे पार्टिकल है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, इस पार्टिकल का शेप चेंज कर रहा है। और सब कुछ पार्टिकल जो है आपस में जुड़कर, सारे पार्टिकल आपस में जुड़कर केवल एक स्टेट बना लेता है, केवल एक पार्टिकल का फॉर्मेशन करता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज बीईसी। प्रैक्टिकली अचीव्ड हो गया है। बस इतना ही, ज़्यादा इसमें आपको याद नहीं करना है। हाँ बेटा, मिरर इज सुपर कूल्ड स्टेट ऑफ मैटर, पर वो सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है ना, वो आप लोग पढ़ोगे, सॉलिड फॉर्म में उसको लेते हैं, उतना भी वो बीईसी नहीं है। मिरर इज़ नॉट अ बीईसी। मिरर इज़ नॉट अ बीईसी।
तो ये हो गया बीईसी। देखिए प्लाज्मा और बीईसी के बारे में ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा कैसे बनता है, बीईसी क्या होता है, बीईसी कैसे बनता है, किसने बीईसी कॉन्सेप्चुलाइज किया, साइंटिस्ट के नाम पूछ सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पूछता है। तो ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। मतलब कि आपने बस यहाँ पर प्लाज्मा और बीईसी के बारे में पढ़ा है, आगे की केमिस्ट्री में कभी भी आपको प्लाज्मा और बीईसी के बारे में नहीं पढ़ना है। ना तो 10th क्लास में है, ना तो 11th क्लास में, ना तो 12th क्लास में। बस आपको नाम याद होना चाहिए कि हाँ प्लाज्मा स्टेट भी है और बीईसी स्टेट भी है। ठीक है। मिरर क्यों बीईसी नहीं है, ये अभी का सवाल नहीं है बेटा, ये आप डिटेल में पढ़ोगे क्लास 12th में, ये सब आता है। मिरर को बीईसी क्यों नहीं बोलते हैं, मिरर क्यों सॉलिड के फॉर्म में होता है, वो सब बात की बात है। तो ये हमारा आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दैट्स हाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज कंक्लूडेड। हमारा पहला टॉपिक कंक्लूड हो गया है। ठीक है, ओके। चैप्टर खत्म हो गया बच्चा उत्कर्ष, बिल्कुल चैप्टर खत्म हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इनफैक्ट वो नया चैप्टर नहीं है, इसी चैप्टर का कंटिन्यूएशन पार्ट है। और इसी चैप्टर में कंटिन्यूएशन पार्ट में हम लोग देखना है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब कि अब मैटर की प्योरिटी के बारे में बात करना है, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसका यूज़ फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आज की क्लास में आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।